एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कंपटीशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे एक विस्तृत प्रश्नों की सीरीज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन 12th और 11th स्टूडेंट्स आपके लिए तो ये टॉपिक थोड़ा हो सकता है कि समझने के लायक हो। तो आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन बनता है, सस्य विज्ञान एक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका आंसर है ग्रीक। ये याद रखिएगा, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऐसा कौन सा प्राकृतिक कारक है जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करता है। मृदा उर्वरकता की अगर हम आपसे बात करें, मृदा उर्वरकता क्या होती है। मृदा की पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो क्षमता है उसे मृदा उर्वरकता कहा जाता है, सोयल फर्टिलिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक कारक है जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, मृदा का निर्माण हमेशा किससे होता है, पैतृक पदार्थों से होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पैतृक पदार्थ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा रीजन है जो प्रभावित करता है मृदा उर्वरकता को, सोयल फर्टिलिटी को, तो उसका आंसर हो जाएगा पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट देखिएगा, मृदा उत्पादकता। सम हमने अभी जो बात करी थी वो करी थी मृदा उर्वरकता की। सेकंड शब्द दे रखा है मृदा उत्पादकता, सोयल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा इन सबके अंदर से। तो देखिए, मृदा उर्वरकता, दूसरा मृदा की भौतिक स्थिति, तीसरा मृदा की स्थिति और चौथा सभी। तो मृदा उत्पादकता जिसका मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता, उसको सभी कारक प्रभावित करेंगे। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। एक भी होगा, दो भी होगा और तीन भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा कौन सा पेड़ है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है और वायु क्षरण को रोकने में सहायक होता है। क्षरण दो तरह से होता है, आप जानते हैं, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। उसमें से वायु क्षरण को रोकने वाला ऐसा कौन सा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी होता है। तो इसका आंसर होगा खेजड़ी। और आप जानते हैं खेजड़ी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनरेरिया। ये भी आप याद रखिएगा, इसका नाम भी पूछा जाता है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस सिनरेरिया और खेजड़ी का राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों के प्रकार आपने नाम सुने होंगे, बीज चार प्रकार के होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। आधार बीज जिसे हम बोलते हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन फाउंडेशन बीज किस बीज से प्राप्त होता है। तो आप अगर बीजों का सीक्वेंस याद हो आपको, तो आपको याद होगा ये किससे प्राप्त होता है, प्रजनक बीज से, जिसे ब्रीडर सीड कहा जाता है, उसी से प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछे आधार बीज किससे प्राप्त होता है तो आपका आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज। नेक्स्ट देखिएगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज का जो टैग कलर होता है, बेसिकली हर बीज के ऊपर एक टैग कलर होता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। प्रमाणित को बोलते हैं सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर होता है वो किस कलर का होता है। तो आपको याद होगा, सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लू। सेम अगर आपको आधार बीज का पूछ रहे हैं तो आधार बीज का याद रखिएगा, सफेद होता है फाउंडेशन बीज का, आधार बीज का। ये दो क्वेश्चन आप याद करिएगा, इससे इंपोर्टेंट आपको पता लगेगा। प्रमाणित बीज का जो बीज टैग कलर होता है वो नीले कलर का होता है और सफेद किस बीज का होता है, तो आंसर होगा आधार बीज का। नेक्स्ट देखिएगा, गेहूं में सिंचाई की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो, गेहूं में कुल कितनी सिंचाई की जाती है सामान्य कंडीशन के अंदर,
6। गेहूं में सामान्य रूप से हम 6 बार सिंचाई देते हैं, लेकिन अगर आपके पास पानी की उपलब्धता की कमी है, पानी कम अवेलेबल है, तो आपको अगर एक ही सिंचाई देनी है, उसे कहा जाता है सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था। और गेहूं की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था जो होती है वो आप जानते हैं शीर्ष जड़ प्रस्फुटन, जिसे इंग्लिश में CRI कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो CRI अवस्था है वो बुआई के कितने दिनों बाद आती है, तो याद रखिएगा ये अवस्था आती है 21वें दिन। बुआई के 21वें दिन कौन सी अवस्था आती है, उसे कहा जाता है CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये गेहूं की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था में अगर गेहूं को पानी नहीं मिलता है तो उत्पादन में 50% तक कमी आ जाती है। इसीलिए इस अवस्था को गेहूं की प्रमुख सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंचाई निर्धारण करने का सबसे आसान तरीका, अभी हमने जस्ट बात करी, किसी भी फील्ड के अंदर क्रॉप को डिटरमाइन करना है कि इरिगेट कब करें, सिंचाई कब करें, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे आसान तरीका है, अभी आपको बताया, वही क्रांतिक अवस्था के आधार पर किसी भी फसल की जो क्रांतिक अवस्था होती है उस क्रांतिक अवस्था के आधार पर ही आप उसको पानी प्रोवाइड करवाते हैं, इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा सिंचाई निर्धारण का सबसे आसान तरीका कौन सा है, क्रांतिक अवस्था के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा, सिंचाई का सबसे कम प्रभावी, अब देखिए एक एक शब्द से आंसर कैसे चेंज होता है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे कम प्रभावी, आपको सबसे प्रभावी नहीं पूछा है, आपको पूछा है सिंचाई का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। इन चारों विकल्प में से जब आप विकल्प नंबर 4 को देखते हो, जो 4 नंबर का विकल्प है जिसमें लिखा हुआ है अनियंत्रित बाढ़ विधि, फ्लड इरिगेशन, फ्लड फ्लड कभी भी प्रभावित तरीका नहीं होता है। फ्लड का मतलब होता है अनियंत्रित, आपने पूरा पाइप का मुंह लाके उसके मुंह पे रख दिया पौधे के, वो पौधा उसके लिए एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। तो याद रखिएगा सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा, अनियंत्रित बाढ़ विधि। नेक्स्ट देखिएगा, सिंचाई का कौन सा तरीका इजराइल से विकसित हुआ है, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। इस तरीके को क्या कहा जाता है, ऐसा कौन सा तरीका है जो इजराइल से विकसित हुआ है, तो आप जानते हैं इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन, जिसे कहा जाता है बूंद बूंद सिंचाई विधि। ये याद होगा आपको, यह विधि कहां से विकसित हुई है, इजराइल से। ड्रिप इरिगेशन का नाम है बूंद बूंद सिंचाई विधि, और इसका एक नाम और है, इसे कहा जाता है ट्रिकल इरिगेशन। याद हो आपको तो ट्रिकल, याद रखिएगा ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल। यह ट्रिकल विधि कहां से विकसित हुई है, इजराइल से। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इजराइल से एक नई टेक्निक और विकसित हुई है जो आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसका नाम है, ये आपको याद है, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्टिलाइजर जिसे आप उर्वरक बोलते हो, और दूसरा शब्द है इरिगेशन जिसे आप सिंचाई बोलते हो। उर्वरकों को सिंचाई, सिंचाई और उर्वरकों को साथ में अगर एक शब्द बोलते हैं वो शब्द कहलाता है फर्टिगेशन। इस शब्द की उत्पत्ति भी कहां पे हुई है, ये टेक्निक भी कहां पे डेवलप हुई है, इजराइल से। तो आप याद रखिएगा इजराइल से आपको दो टेक्निक पूछे, तो एक तो आपने बताया अभी ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई विधि जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है, और दूसरा है इजराइल से क्या डेवलप हुआ था, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, सिंचाई के साथ उर्वरकों को देना, उसे बोलते हैं फर्टिगेशन। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कौन सी विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, देखिए फिर यहाँ पे क्या पूछा हुआ, उपयुक्त नहीं है, कौन सी विधि ज्यादा पानी वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसका सीधा सीधा आंसर यहाँ दे रखा है आपके बॉर्डर, चेक, कुंड और बौछारी। अगर आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, स्प्लैश, स्प्रिंकलर जिसको आप बोलते हो, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर जिसको आप फंवारा विधि भी बोलते हो, फंवारा विधि। तो अगर आपसे पूछें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऐसी कौन सी विधि है जो अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बौछारी, जिसे आप स्प्रिंकलर या फंवारा विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस खरपतवार से सरसों में ड्रॉप्सी नामक रोग होता है,
खरपतवार की परिभाषा के ऊपर या खरपतवार के ऊपर पूरे टॉपिक के ऊपर एक वीडियो इस पूरे चैनल के ऊपर डाला हुआ है, एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। खरपतवार की जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है वो ये होती है, खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो वहां पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो लिखा हुआ है, किस खरपतवार से सरसों के अंदर एक डिजीज होता है, उस डिजीज का नाम है ड्रॉप्सी। अगर आपसे पूछे सरसों में ड्रॉप्सी नामक जो रोग होता है वो किस खरपतवार की मिक्सिंग से होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सत्यानाशी। सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम भी आप याद करिएगा, उसे कहा जाता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना याद रखिएगा, ये किसका नाम है, खरपतवार कौन सा है, सत्यानाशी, जिसका नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट देखिएगा आप, सबसे पहले कौन सा खरपतवार नाशी विकसित किया गया, ये तो ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले जो डेवलप किया गया था वो सबसे पहला ही नाम लिखा हुआ है 2,4-D। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा खरपतवार नाशी है जो सबसे पहले विकसित किया गया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 2,4-D। नेक्स्ट देखिएगा, किस खरपतवार में वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आप जानते हैं प्रोपोगेशन प्रवर्धन दो तरह से होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक प्रवर्धन हमेशा बीज से होता है, उसके अलावा जिस भी कारण से प्रवर्धन होगा उसे कहा जाता है अलैंगिक, या उसी का दूसरा नाम है वानस्पतिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किस खरपतवार में वानस्पतिक प्रवर्धन होगा, तो इसका आंसर लिखा हुआ है तीसरा, जिसे कहा जाता है मोथा। मोथा का नाम होता है साइप्रस, वनस्पतिक नाम होता है इसका साइप्रस रोटंडस। ये याद रखिएगा आप। खरपतवार ऐसा कौन सा है जो वानस्पतिक प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, तो उसका आंसर होगा मोथा, जिसे साइप्रस रोटंडस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गाजर घास, जिसे आप कांग्रेस घास भी बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी भी बाउंड्री के किनारे पे या सड़क के किनारे पे छोटा जो खरपतवार उगता है जिसे कांग्रेस घास या गाजर घास कहा जाता है। गाजर घास का नियंत्रण किस जीव के द्वारा किया जाता है, जीव के द्वारा जो नियंत्रण होता है उसे कहा जाता है जैविक विधि। जैविक विधि, खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि, जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं, जीवों का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि गाजर घास का जैविक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, तो उसका आंसर है जाइगोग्रामा। इसका पूरा नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, याद रखिएगा, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा से गाजर घास का जैविक विधि से नियंत्रण किया जाता है। और जैविक विधि का मतलब होता है खरपतवार के प्राकृतिक शत्रु का उपयोग करके उसे खत्म करना। तो गाजर घास का प्राकृतिक शत्रु कौन हो गया, जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। नेक्स्ट देखिएगा, सोयाबीन में, सोयाबीन जिसका वानस्पतिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। इसके अंदर किस खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, विकल्प दे रखे हैं एट्राजिन, आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरान या इमिजाथिपिर। याद रखिएगा इसका आंसर है इमिजाथिपिर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सोयाबीन में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे, तो आपका आंसर होगा इमिजाथिपिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा कौन सा खरपतवार है जो द्विबीजपत्री है। खरपतवार का जब आप वर्गीकरण पढ़ते हैं आपने पढ़ा होगा खरपतवार बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है इन चारों में से कौन सा खरपतवार है जो कैसा है, द्विबीजपत्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये फोर्थ वाला, एमेरेंथस विरिडिस। ये आप याद करिएगा, अगर आपसे पूछें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमेरेंथस विरिडिस। ऐसा खरपतवार जो कैसा है, द्विबीजपत्री है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए किसी फल उत्पाद, हम फल उत्पाद की बात कर रहे हैं, किसी फल उत्पाद में शक्कर से परिरक्षित करने के लिए शक्कर की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। परिरक्षण में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के होते हैं, स्थायी परिरक्षण, एक होता है अस्थायी परिरक्षण। स्थायी परिरक्षण में जब हम शक्कर का उपयोग करते हैं तो वो कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है 65 से 70%। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कभी इन फ्यूचर पूछ लें तो उसका आंसर होगा 66%।
66% अगर आप शक्कर का उपयोग करते हो तो वो पदार्थ पूर्ण रूप से स्थायी रूप से परिरक्षित हो जाता है, जैसे मुरब्बा हो गया। ठीक है, प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे सब्जियों की डिब्बाबंदी, कैनिंग, आपको बताया गया था पिछले वीडियोस के अंदर कैनिंग क्या होती है। निकोलस एपर्ट को इसका फादर कहा जाता है। कैनिंग, डिब्बाबंदी को कहा जाता है कैनिंग। कैनिंग, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब आप सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हो तो उसमें सोल्ट, NaCl, नमक की कितनी % मात्रा यूज में लेते हो, तो याद रखिएगा इसकी जो मात्रा हम यूज में लेते हैं वो है कितनी, 2% मात्रा होती है जो हम इसके अंदर यूज में लेते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछें तो देखिएगा पेक्टिन टेस्ट। पेक्टिन टेस्ट किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ये जो पेक्टिन वर्ड है ये आपने सुना होगा जेली के अंदर। जेली, जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की, अमरूद, गुआवा। अमरूद की क्यों बनती है, क्योंकि अमरूद के अंदर पेक्टिन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो पेक्टिन टेस्ट है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। रेफ्रेक्टोमीटर, जेल मीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसकी मात्रा का इसका टेस्ट जो किया जाता है वो हम करते हैं जेल मीटर से। पेक्टिन का टेस्ट, जो पेक्टिन किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल, जेली के अंदर, और जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, अमरूद की। और अगर आपसे कभी जैम का पूछ लें कि जैम सबसे अच्छा किस फल का बनता है, तो आप जानते हैं जैम सबसे अच्छा बनता है एप्पल का, सेब का। तो देखिए इसी तरह से आपको रेगुलर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है। इन सब क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे आगे वाले जो प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके सॉल्यूशन के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसी चैनल के लिए, इसी बात के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर को आपका प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।